दोस्तों, हमारा भारत सन 2030 तक विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति, एक सुपर पावर निश्चित रूप से बनेगा। क्यों और कैसे, आइए आपको आज मैं इस रोमांचक सत्य से रूबरू कराता हूं इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा कि हमारा भारत एक विकासशील देश से एक सुपर पावर निश्चित रूप से बनेगा। हमारा भारत सिर्फ अगले 10 वर्षों में बनेगा फिर से सोने की चिड़िया। दोस्तों, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए मैं आपको बताता हूं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारी जर्नी अभी तक की कैसी रही और हम सुपर पावरडम की तरफ कैसे जाएंगे। दोस्तों, सन 1700 एडी में 18वीं सदी की शुरुआत में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का शेयर 24.4% का था और सन 1950 में यह घटकर मात्र 4.2%, 4.2% का रह गया। ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट में भारत का शेयर 25% का था, जो घटकर 1900 एडी में 20वीं सदी की शुरुआत में मात्र 2% का रह गया। मैडिसन, एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट, कहते हैं कि सन 1950 में चाइना का पर कैपिटा इनकम इंडिया के पर कैपिटा इनकम से 40% कम था। सन 1980 तक, अगले 3 दशक तक भारत के पर कैपिटा इनकम के साथ मैच करने की पूरी कोशिश करता रहा चाइना, किंतु 1980 के बाद सब बदल गया। 1980 के बाद चाइना लगातार ग्रो करता रहा और आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, 12.01 ट्रिलियन का वर्ल्ड ट्रेड करके। पिछले ही वर्ष सन 2018 में भारत फ्रांस को पछाड़कर विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत का नॉमिनल जीडीपी 2.61 ट्रिलियन यूएस डॉलर रहा और फ्रांस का 2.58 ट्रिलियन यूएस डॉलर। भारत से सिर्फ थोड़ा ही आगे 2.62 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर ब्रिटेन विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे सन 2019 में इसी वर्ष पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बन जाएगा। मित्रों, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के चार्ट को आप देखें तो आप पाएंगे कि यूएसए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 19.39 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ और चाइना 12.01 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परंतु एक्सपर्ट्स का मानना है कि सन 2030 तक भारत का पर कैपिटा इनकम आज के पर कैपिटा इनकम से 5 गुना ज़्यादा होगा। हमारी आज की पर कैपिटा इनकम 1000 यूएस डॉलर से बढ़कर 5000 यूएस डॉलर हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी पिछले 5 वर्षों में एवरेज 7.2% की रेट से ग्रो कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ वर्षों तक ऐसी ही तेजी से बढ़ता रहेगा और वर्ल्ड बैंक का भी मानना है कि सन 2019 और 20 में भारत 7.5% की रेट से निश्चित रूप से ग्रो करेगा। पिछले 4 वर्षों में हमारा इन्फ्लेशन रेट भी एवरेज 4% के आसपास रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। सन 1000 ईस्वी में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के 28.9% का शेयर रखती थी, जो 1979 में घटकर मात्र 3% रह गया और सन 2020 में जो शर्तिया बढ़कर 8.5%, 8.5% हो जाएगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी, जिसमें मैं यह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत सुपर पावर बन जाएगा 2030 तक, उसके 10 मुख्य कारण हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं ये कारण कौन से हैं और कैसे हम विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, कैसे हम सुपर पावर बन जाएंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक, इंडिया का जीडीपी ड्राइविंग यूथ पॉपुलेशन। आज भारत में 60 करोड़ से ज़्यादा, मोर देन 600 मिलियन यूथ पॉपुलेशन
25 वर्ष से कम के लोग हैं भारत में। विश्व में सबसे यंग कंट्री 2022 में 2022 में भारत होगा, जिसका एवरेज एज ओनली 29 ईयर्स होगा। बाय 2022 इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन विल बी 869 मिलियन। लगभग 87 करोड़ वर्किंग एज के लोग होंगे, जहां अमेरिका के सिर्फ 160 मिलियन, 16 करोड़ से कम। अमेरिका के 16 करोड़, हमारे 90 करोड़ के पास। एक्चुअली फ्रेंड्स, भारत की यह यूथ पॉपुलेशन, यह वर्किंग पॉपुलेशन जो जीडीपी को तेजी से ड्राइव कर रही है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक एनवी का, एक ईर्ष्या का कारण है। अब आप जानना चाहेंगे इतने बड़े यूथ पॉपुलेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, इतने बड़े यूथ पॉपुलेशन का मतलब है वेरी लार्ज वर्किंग फोर्स। लार्ज वर्किंग फोर्स का मतलब क्या है? मोर इनकम। मोर इनकम का मतलब क्या है? मोर डिस्पोजेबल इनकम। मोर डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है? लार्ज सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड लार्ज स्पेंडिंग, जो कि हमारे इकोनॉमी को एक बिग पुश देगा, एक बड़ा धक्का देगा आगे बढ़ने में। परंतु इतने बड़े यूथ पॉपुलेशन के चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है स्किल डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ज़्यादा होना तो अच्छा है, किंतु आइडल पॉपुलेशन विल बी डिस्ट्रक्टिव। सो इस लार्ज यूथ पॉपुलेशन का स्किल डेवलपमेंट करना होगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा और मिनिमम वेजेस मेंटेन करने होंगे और लगातार जोर से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना होगा। अगला बड़ा रीजन है भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने का, रैपिड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल एजुकेशन। हमारे देश में लगभग 4000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। 3500 बिजनेस स्कूल हैं। सैकड़ों नए कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, कॉमर्स कॉलेजेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे यूथ को लगातार क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। मित्रों, ये क्वालिटी एजुकेटेड पीपल विल कंट्रीब्यूट इन पुशिंग द इकोनॉमी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन करें। इन एजुकेटेड लोगों का होराइजन वाइड हो रहा है और वो बेटर इक्विप्ड हैं भविष्य में इकोनॉमी को पुश करने के लिए। भारत के इकोनॉमी में लगातार तेजी से हो रहे ग्रोथ में तीसरा सबसे बड़ा कारण है भारत में लगातार टेक्नोलॉजी फ्रंट पर ग्रोथ होना। हर दूसरे दिन भारत में एक बड़े टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के बारे में आप सुनते और पढ़ते हैं। अभी हाल ही में इसरो ने अनाउंस किया कि वह दिसंबर 2021 में ह्यूमन कैरिंग स्पेस सैटेलाइट भेजेगा। इसरो आज वर्ल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कमर्शियल हब बन गया है, जहां से कई छोटे छोटे और दूसरे देश स्पेस सैटेलाइट्स भेजते हैं। भारत ने T-18 ट्रेन्स, हाई स्पीड ट्रेन्स को बना लिया है, सक्सेसफुली चला रहे हैं और वह दूसरे देशों को बेचने का ऑर्डर भी लेने लग गए हैं। लेह कारगिल सेक्टर को नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ दिया गया है आज़ादी के 70 वर्षों के बाद। आज K9 वज्र टैंक भारत के पास है, जो सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर गन्स कैरी करता है। ऐसे ही टैंक्स हमने कभी बोफोर्स से खरीदे थे। आज उनसे अच्छे टैंक्स हमारे पास भारत में बनने लगे हैं। फ्रेंड्स, ऐसी टेक्नोलॉजी जब आपके पास आ जाती है, देश आपका लगातार टेक्नोलॉजी में ग्रो करने लगता है, तब बेनिफिट्स क्या होते हैं। आइए देखें क्या बेनिफिट्स भारत की इकोनॉमी को इस नई टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ से मिलने लगा है। कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो होती है वेस्टेज लगातार घटने लगते हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, आउटपुट बढ़ने लगते हैं और स्पेंडिंग, खर्चा जो टेक्नोलॉजी की खरीद पे होता है वह कमने लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप स्वयं बनाते हैं, अब तो आप उसको बेचने लगते हैं और पैसे कमाने लगते हैं। बंजर पड़ी जमीन पर
खेती संभव हो सकती है। समुद्र के खारे पानी को पीने के और इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है। गार्बेज से, कूड़े से भी रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा सकती है। और मित्रों, भारत में साइंटिस्ट इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी से बड़ी भारी बचत होती है। अब हम फाइटर जेट और टैंक्स खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे, पैसे खर्चेंगे नहीं, कमाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि देश में लगातार इस तरीके का फास्ट ग्रोथ होता चला जा रहा है। हमारी इकोनॉमी को सुपर पावरडम की तरफ जोरदार पुश देने वाला चौथा बड़ा फैक्टर है हमारे देश में लगातार हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। सन 2018 में हमारे देश में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा नई सड़कें बनी, यानी प्रतिदिन 28 किलोमीटर से ज़्यादा। और 2018-19 में भारतीय रेलवे ने टारगेट किया है 4,100 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का। बड़ा नंबर है। सन 2018-19 में 15 महीनों में 30 नए एयरपोर्ट्स बनाने का टारगेट है। और भारत आज के दिन में विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है एयरप्लेन्स का। मित्रों, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। यह नंबर्स अचीव किए जा रहे हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगातार हमारी इकोनॉमी को जोरदार पुश दे रहा है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे देश में लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे एंटरप्रेन्योरल कल्चर का। हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे एंटरप्रेन्योरल कल्चर का बड़ा बेनिफिट है। पहली बेनिफिट है, लोग एम्प्लॉयमेंट खुद के लिए जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दूसरों के लिए जनरेट कर रहे हैं। दूसरा बड़ा फायदा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आज एक कैब 3 शिफ्ट ड्यूटी कर पाती है। आज होटल्स सारे कमरे बेच पा रहे हैं ऐप्स के थ्रू। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, सेम इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रही है। लगातार बढ़ रहे इस कल्चर की वजह से इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिल रहा है। हमारी आज की बहुत फोकस्ड पॉलिटिकल लीडरशिप भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इकोनॉमी को पुश करने में। आज लगभग पिछले 2 डिकेड्स, लगभग पिछले 2 दशकों से हमारी बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट्स ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। इकोनॉमी को लगातार पुश मिल रहा है इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। आज हमारे सारे नेबर्स के साथ रिलेशंस बहुत सुधर रहे हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान, यस, लेकिन रिलेशन सबके साथ बहुत सुधर रहे हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट इसके बहुत हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लगभग 4% एवरेज पिछले 5 साल से। टेररिज्म पे बड़ा कंट्रोल हुआ है, जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होता है। और स्टेबल, फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट सेंटर में होने का मतलब है यह ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यूड रहती है। हमारे देश की स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड आर्मी का हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। भारत की आर्मी वर्ल्ड की 4th मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी रैंक्ड है आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। आपको यह बताता चलूं कि पाकिस्तान की आर्मी टॉप 15 मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी की रैंकिंग में जगह नहीं पाने वाला कंट्री है। और आप सोचते होंगे डिसिप्लिन्ड आर्मी का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल है? फ्रेंड्स, बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल है कि आर्मी इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, नेशन बिल्डिंग में सपोर्ट करती है, ग्रोथ में सपोर्ट करती है, लगातार अपने अच्छे काम को, अपनी अच्छी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने में, ना कि डिस्ट्रक्टिव काम करती है, जो कई कंट्रीज में आपने देखा है आर्मी का कू होता हुआ। और फ्रेंड्स, ऐसे सारे देश जहां की आर्मी ने सपोर्टिव रोल नहीं किया, कभी कू किया, कभी जबरदस्ती सत्ता हथिया ली, ऐसे सारे देश आज भी पिछड़े हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सत्ता की मारपीट रही, वहां पर ग्रोथ फोकस नहीं रहा। फ्रेंड्स, हमारी आर्मी ने नेशन बिल्डिंग में सपोर्ट किया है,
हमारी आर्मी ने जब ज़रूरत पड़ी है देश के कोने कोने में हर तरीके से सपोर्ट किया है। और फ्रेंड्स, आर्मी ने बजटरी एंड फाइनेंशियल कंट्रोल भी बहुत अच्छे से निभाया है। हमारी आर्मी हमारा गर्व है। नेशन बिल्डिंग में उसने जो लगातार साथ दिया है, हम हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से ऊंचा होता है। आर्मी के लिए एक और सैल्यूट तो बनता है। हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़े लगातार हो रहे ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड टैक्सेशन के लागू करने का। वन नेशन वन टैक्स हमारे देश को वही इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहा है जो कभी मुगल शासक अकबर के समय में थी 17वीं शताब्दी में। मित्रों, याद करें 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के शासक अकबर के खजाने में प्रतिवर्ष टैक्स से, कर से लगभग 17.5 करोड़ ब्रिटिश पाउंड आया करते थे, जो ब्रिटेन के शासक के आमदनी से लगभग 2 गुना से भी ज्यादा थे। आपको मालूम है, मुगल शासन के दौरान 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भारत का विश्व की अर्थव्यवस्था में 25% का शेयर था, उस समय के हिंदुस्तान में जो अफगानिस्तान से बर्मा तक फैला था और हिंदू कुश की पहाड़ियों से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला था, एक टैक्स था, क्योंकि मुगलों का शासन एक था। एक टैक्स होने की वजह से पूरे देश में व्यापार लगातार बढ़ रहा था, रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे थे, खुशहाली थी और भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में वन नेशन वन टैक्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। 1991 के लिबरलाइजेशन से लेकर वन नेशन वन टैक्स लगने तक की जर्नी बहुत फ्रूटफुल रही है। भारत बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है और सुपर पावर्ड अप की तरफ बढ़ने में वन नेशन वन टैक्स का बहुत बड़ा रोल है। एक देश तभी लगातार इकोनॉमिकली ग्रो कर सकता है जब उस देश के लोग पॉजिटिव सोच के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपने काम में पूरा योगदान दें, व्यापार में, अपने काम में, अपने पूरे दायित्व का निर्वहन करने में पूरी शक्ति झोंक दें। यह तभी संभव है जब उस देश के लोग फिजिकली और मेंटली फिट रहें। भारत एक बहुत सौभाग्यशाली देश रहा है। आज पूरे देश में योगा, आयुर्वेद और स्पिरिचुअलिज्म की एक लहर सी दौड़ गई है और भारत तो हमेशा से विश्व का स्पिरिचुअल गुरु रहा है। आज यह जो क्रांति आ चुकी है फिटनेस की, मेंटल और फिजिकल फिटनेस की, यह क्रांति देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में अपना पूरा योगदान दे रही है। एक बहुत बड़ा फैक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ में है हमारी नई जनरेशन का स्पेंडिंग कल्चर। यस, आज देश में कारों की बिक्री, मकानों की बिक्री, फर्नीचर्स की बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री, कंज्यूमेबल्स की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। कारण है कंज्यूमरिज्म का बहुत तेजी से बढ़ना। विश्व में हर वो देश जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर सका है, उस देश में कंज्यूमरिज्म की बहुत ज़ोरदार क्रांति रही है। यह क्रांति हमारे देश में भी आ चुकी है। नए जनरेशन के स्पेंडिंग कल्चर से हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जीडीपी को बहुत बड़ा पुश मिल रहा है और हमारा देश इकोनॉमिक सुपर पावरडम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि इन 10 में से कुछ फैक्टर्स वर्ल्ड की लार्ज इकोनॉमीज में हो सकते हैं, किंतु आज भारत विश्व में इकलौता देश है जिसके पास ये 10 फैक्टर्स अवेलेबल हैं। आज भारत विश्व के बहुत बड़े इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की दहलीज पे खड़ा है। ये 10 फैक्टर्स भारत को अगले 10 वर्ष में एक सुपर पावर बनाएंगे। भारत फिर से होगा सोने की चिड़िया। जय हिंद, जय भारत।